नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने घातांक के नियम जो है वो देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने घातांक का दूसरा नियम जो है वो देखा था कि समान आधार वाली घातांकित संख्याओं का भागाकार किस तरह से किया जाता है। अभी देखो इसके आधार पर ही हम लोगों ने दूसरे आगे वाले भी कुछ नियम देखे थे। अभी उन पर आधारित हम लोग कुछ गणित जो है वो हल करने वाले हैं। देखो, पहला गणित मैं आपको बताती हूँ कि देखो 3 का चौथा घातांक भागे 3 का दूसरा घातांक। देखो यहाँ पर दोनों के आधार समान है और उनका भागफल किया गया है, तो उनके घातांक का क्या करना चाहिए, तो घटाव करना चाहिए। यह हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा है। और इसीलिए यहाँ पर 3 का चौथा घातांक भागे 3 का दूसरा घातांक, तो फिर यहाँ पर 3 का 4 ऋण 2 यानी 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया। इसका मतलब उत्तर आ गया 3 का दूसरा घातांक। उसके बाद देखो यहाँ पर है पी का छठवां घातांक भागे पी का तीसरा घातांक। देखो दोनों के आधार समान है, उनका भागफल किया गया है, तो उनके घातांक का घटाव करना चाहिए। इसीलिए पी का 6 ऋण 3 घातांक और इसीलिए पी का तीसरा घातांक, क्योंकि 6 में से 3 घटाया तो 3, इसीलिए उत्तर आ गया पी का तीसरा घातांक। उसके आगे देखो 4 का तीसरा घातांक भागे 4 का तीसरा घातांक, यानी देखो अभी यहाँ पर दोनों के आधार भी समान है, दोनों के घातांक भी समान है। तो फिर ऐसे समय में और दोनों का भागाकार है, यहाँ पर अंश और हर के रूप में है, इसका मतलब इनका भागाकार किया गया है। तो फिर यहाँ पर देखो 4 का तीसरा घातांक का मतलब 4 का 3 बार गुना किया है, और यहाँ पर भी 4 का तीसरा घातांक का मतलब उनका भी 3 बार गुना किया है। तो देखो यहाँ पर ये तीनों जो है वो कट किए गए हैं, इसका मतलब उत्तर आ गया है। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो यह 1/1 मतलब 1। तो इसका मतलब देखो 4 का अगर शून्य घातांक होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 का तीसरा घातांक बटे 4 का तीसरा घातांक, इसका मतलब होता है 4 का तीसरा घातांक भागे 4 का तीसरा घातांक, इस तरह से होता है। तो फिर यहाँ पर 4 का 3 ऋण 3 यानी 4 का शून्य घातांक होता है। तो देखो 4 का शून्य घातांक का उत्तर कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब 1 का शून्य घातांक बराबर 1। ये तीसरा नियम जो है वो हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद देखो 2 का ऋण 3 घातांक बराबर कितना। तो देखो 2 का ऋण 3 घातांक मतलब 2 का ऋण 3 घातांक गुना 1। क्यों 1? क्योंकि इनका गुणाकार इसका गुना व्यस्त, तो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुना करने का है। तो फिर यहाँ पर 2 का कोई भी हर नहीं है, इसलिए वो 1 मानने का है, तो फिर उसका गुना आएगा 1। तो देखो 2 का ऋण 3 घातांक गुना 2 का 3 घातांक बटे 2 का 3 घातांक। क्यों? क्योंकि वो एक उत्तर किसका आया है, तो जिस संख्या का देखो घातांक 0 है उसका उत्तर 1 आता है। इसलिए समझ लो यहाँ पर 2 का 3 घातांक लिया बटे 2 का 3 घातांक लिया, तो फिर यहाँ पर 3 में से 3 घटाए तो कितना आएगा, 0। तो फिर 2 का शून्य घातांक का मतलब होता है 1। तो इस तरह से 2 का ऋण 3 घातांक जोड़ 2 का 3 घातांक, क्योंकि 2 देखो यहाँ पर 2 का ऋण 3 घातांक गुना 2 का 3 घातांक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो दोनों का गुना किया है। गुना करते समय आधार एक ही लेने का है, लेकिन उनके घातांक का जोड़ करना है, इसलिए ऋण 3 जोड़ 3। तो फिर यहाँ पर देखो ऋण 3 जोड़ 3 का मतलब 0 आएगा, इसलिए 2 का शून्य घातांक बटे 2 का 3 घातांक। तो फिर यहाँ पर उत्तर आएगा 2 का शून्य घातांक का मतलब होता है 1 और बटे 2 का 3 घातांक। तो इसका मतलब होता है 2 का ऋण 3 घातांक जब होता है तो उसका उत्तर आता है 1/2 का 3 घातांक। तो इस तरह से मतलब किसी भी संख्या का अगर ऋण घातांक होगा, किसी परिमेय संख्या का ऋण घातांक होगा, तो उसका उत्तर जो है वो 1 उसी संख्या का धन घातांक होगा। उसके बाद है 3/4 कोष्टक का ऋण 1 घातांक। इसका मतलब देखो यहाँ पर 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है 4/3, तो उसका घातांक 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण होगा तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम संख्या के कारण इसका घातांक 1 हो जाएगा। उसके बाद है 4 का 3 घातांक भागे 4 का 6 घातांक। अभी देखो दोनों के आधार समान है, इसलिए एक ही आधार लेने का है, और घातांक जो है उनका घटाव करने का, इसलिए 3 ऋण 6। तो फिर 4 का देखो 3 में से 6 घटा नहीं सकते, इसलिए 6 में से 3 घटाने के हैं, तो 6 में से 3 घटाया तो 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण का, इसलिए 4 का ऋण 3 घातांक। देखो उसके बाद आता है पी का 6 घातांक भागे पी का 9 घातांक।
यहाँ पर भी देखो आधार समान है, उनका भागाकार किया गया है तो घातांक का घटाव करना है, इसीलिए p का 6 ऋण 9। अभी देखो यहाँ पर 6 में से 9 घटा नहीं सकते, लेकिन 9 में से 6 घटा सकते हैं, इसलिए 9 में से 6 घटाया तो 3 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का, इसलिए उत्तर आ गया p का ऋण 3 घातांक। इसके आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 28 हल करना है। प्रश्न संग्रह 28 में प्रश्न पहला है, तो उसमें कुछ गणित मैंने आपको हल करके दिखाए, जो गणित रहे गए हैं वो आप लोगों को खुद हल करने हैं। देखो पहला गणित है a का 6 घातांक भागे a का 4 घातांक। देखो यहाँ पर आधार समान है और उनका भागाकार किया है तो घातांक का घटाव करना चाहिए, इसलिए a का 6 ऋण 4 घातांक बराबर a का 2 घातांक, क्योंकि 6 में से 4 घटाए तो 2, इसलिए उत्तर आ गए a का 2 घातांक। उसके बाद है p का 3 घातांक भागे p का 13 घातांक। अभी देखो यहाँ पर भी आधार समान है और उनका भागफल किया है तो घातांक का घटाव करना है, इसीलिए p का 3 ऋण 13। अभी देखो 3 में से 13 नहीं घटा सकते, लेकिन 13 में से 3 घटाना है, इसीलिए 13 में से 3 घटाए तो 10 आ गए और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का, इसीलिए वो ऋण 10, तो इसलिए p का ऋण 10 घातांक। उसके बाद है चौथा गणित x का धन घातांक 10 घातांक भागे x का 10 घातांक। अभी देखो ये दोनों के आधार समान है, लेकिन दोनों के घातांक भी समान है, तो फिर यहाँ पर देखो x का 10 ऋण 10 घातांक, यानी x का 10 में से 10 घटाए तो 0 घातांक, तो x का 0 घातांक का उत्तर आता है 1, यानी x का 0 बराबर 1 घातांक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मान ज्ञात करो। हाँ, अभी इसमें पहला दिया है ऋण 7 का 12 घातांक भागे ऋण 7 का 12 घातांक। अभी देखो ऋण 7 का 12 घातांक ऋण 12, 12 में से 12 घटाए तो ऋण 7 का 0 घातांक का उत्तर आता है 1, इसलिए ऋण 7 का 0 घातांक मतलब उत्तर आ गया उसका 1। उसके बाद है 4/5 का 3 घातांक भागे 4/5 का 2 घातांक। तो यहाँ पर 4/5 आधार समान है, इसलिए 4/5 का 3 ऋण 2 घातांक, इसीलिए 4/5 में घातांक जो है उसमें 3 में से 2 घटाए तो 1 घातांक, 4/5 का 1 घातांक का मतलब होता है 4/5। तो इस तरह से मैंने आपको प्रश्न संग्रह 28 के कुछ गणित हल करके दिखाए हैं। जो बचे हुए गणित है वो आप लोगों को अपने होमवर्क में खुद करने के हैं, और जो गणित मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं ये सभी गणित जो है वो आप लोगों को अपने नोटबुक में कॉपी करने के। धन्यवाद।